लाहौर में होगा। तो हमारे लाहौर वाले जो साथी है ना, वो जहनी तौर पर तैयार रहे। तो या तो वो खुद करेंगे इस सेशन को, चिट चैट वाले, या फिर वो हमें स्पॉन्सर करेंगे। और जहन में रखिएगा कि हमें जब स्पॉन्सर करें तो हमारा इकॉनमी नहीं बल्कि बिजनेस क्लास का टिकट होना चाहिए। एयर टिकट तो देना है, एयर टिकट तो होगा ही। ठीक है, तो फिर इस तरह इंशाल्लाह हम आएंगे और अपना सेशन करके वापस आ जाएंगे। चलें जी। हाँ चलिए जी, कहाँ चलना है? अभी तो हम बहरिया में हैं। अभी पहले तो आप ये बताएं, इस गर्मी में तो खैर कहीं जा नहीं सकते, लेकिन ओरिफ्लेम में बहुत सारे हमारे साथी हैं, नए भी हैं, और जो सीनियर हैं वो लोग भी हैं। क्या, एक चीज मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो ये मुझे बताइए कि जब 2009-10 आप लोगों ने आई थिंक 12 में ज्वाइन किया था, 2011 में, ठीक है, तो 2011 भी जाहिर है बहुत पहले की बात है। तो उस वक्त जाहिर है कीमतें प्रोडक्ट की बहुत कम होंगी। तो उस वक्त तो लोगों को शिकवा नहीं होता होगा ना कि प्रोडक्ट बहुत महंगी है। मैं तो नहीं पता नहीं कब से आप सलवा जो सबसे पहले पुराना है कौन है? हम दोनों साथ ही हैं, लेकिन ज्वाइन मैंने पहले किया। फिर आपको सलमा कैसी को लगी ज्यादा पता प्रोडक्ट? है कि बहुत महंगी थी। हाँ बहुत महंगी। मैं जो है ना, जब मुझे दिखाई थी तो मैंने यही सोचा ये तो बहुत महंगी है, बहुत महंगी। तो मैंने नहीं ली थी। मुझे जो है बाजी ने तो ले ली थी प्रोडक्ट, लेकिन मैंने नहीं ली थी। तो मुझे इन्होंने गिफ्ट किया, सोप गिफ्ट किया, लिप ग्लॉस आपने मुझे दिया था हाँ। फर्स्ट। हाँ, लिप ग्लॉस गिफ्ट किया था। तो फिर जब मैंने फ्री की चीज इस्तेमाल की तो की चीजें मगर ये ये सबसे अच्छी बात आपको एक थी बात बताऊं, दिलानी। शायमा ने कोई आपको गिफ्ट नहीं दिया था। ये एक मार्केट स्ट्रेटेजी है। जिस तरह किसी हीरोइनची को पहले फ्री में नशे का आदी बनाया जाता है, और जब वो नशे का आदी बन जाए फिर वो अपने घर के जेवरात बेच कर भी बेचारा नशा खरीदने पर मजबूर होता है। वो जिलानी वाली साहब, चीज। बात सुनिए, यहाँ पर उल्टा हो रहा होता है। बाज लोगों को फ्री की चीजें मिलती है, वो यूज करते, रिव्यू तक नहीं देते। मगर ये बहुत अच्छी मेरी कस्टमर थी, इन्होंने फ्री की चीजें यूज की, बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया, और फिर बस खरीदी भी। फिर खरीद भी नहीं, और आज देखिए टॉप अर्नर्स में शामिल भी। देखे ना, पता है लोग रिव्यू क्यों नहीं देते? उन्हें हाँ। लगता है अगर उन्होंने अच्छा रिव्यू दे दिया तो उन्हें खरीदना पड़ जाएगा, और वो खरीद लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे और वो गरीब हो जाएंगे। बहुत सारी थॉट्स है असल में। हमारी जो वो मार्केटिंग है ना, जिसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तो उसूल ही यही है कि आप खरीदो और गरीब होते चले जाओ, अगला अमीर होता चला जाए। लेकिन यहाँ खरीद कर भी वो गरीब ही है। हाँ हाँ, लेकिन वो तो ओरिफ्लेम की बात है ना। लेकिन वैसे उनकी थॉट क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि वो किसी दुकानदार से खरीदते रहेंगे और सही से नहीं कमा रहे होंगे, तो वो अमीर होगा, ये गरीब होते जाएंगे। दुकानदार 2 गाड़ियां खरीद लेगा और आप बस बैठे रहे। क्या पता वो पैदल हो जाए, उस गाड़ी को भी बेचनी पड़ जाए। मगर ओरिफ्लेम में तो इसका उलट है ना, कि आज वही लोग ज्यादा तरक्की याफ्ता भी हो गए जो ओरिफ्लेम से खरीदते खरीदते रिकमेंडेशंस करते करते आज अर्निंग अच्छी कर चुके। तो ये बात है। अच्छा, लेकिन मतलब मैं जो पूछना चाह रहा था, जानना चाह रहा था, जो हमारे नए साथी हैं जो बेचारे काफी परेशान हो जाते हैं कि प्रोडक्ट महंगी है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट महंगी है एक ऐसा ऑब्जेक्शन कह लें, सवाल कह लें, एक ऐसी बात है जो हमेशा रहती है। ठीक है ना। और फॉरेन में नहीं रहती। आप देखिए जितने भी आपको सेल्स ट्रेनर मिलेंगे ना, उनकी ट्रेनिंग का एक मेन पार्ट यही होता है कि आपने इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है कि आपकी प्रोडक्ट महंगी है। सही। कि हर हर आप कुछ भी कर लें, आप होममेड कोई भी काम शुरू कर लें, हाथ से बना हुआ काम शुरू कर लें, खाना पकाना शुरू कर लें, ईच एंड एवरी बिजनेस पर्सन को ये ऑब्जेक्शन सुनने को मिलता है कि आपकी प्रोडक्ट महंगी है। अभी मैं रिसेंटली यहाँ गई थी जिना आइकन मॉल में, तो वहां पर मसाजिंग मशीन रखी हुई है। आप वहां पे फ्री में आपको 5 मिनट 2 मिनट मसाज दिलवाएंगे, और उसकी कीमत है 3 लाख रुपए। और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। उसका रीजन क्या है कि पहले वो उसको ट्राई कर रहे हैं, फिर उसमें इंस्टॉलमेंट की भी बात कर रहे हैं। उसके अलावा उसके वो ये बताया गया कि ये लाइफ टाइम इसके कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आ रहे, और ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ है। 2 साल की पार्ट्स की गारंटी दे रहे हैं। तो जब वो इतना सारा बताएंगे तो वो 3 लाख पे इन्वेस्ट करेंगे। तो हम भी अगर अपनी प्रोडक्ट्स को अगर आज से 15 साल पहले देखते हैं कि वो हमें महंगी लग रही थी, तो हमने इसी तरह नहीं खरीद ली। हमें भी ट्राई कराया गया, टेस्ट कराया गया, उसके बेनिफिट्स बताए गए, और लॉन्ग टर्म पे हमारे के साइड इफेक्ट नहीं है उसको समझाया गया।
कंपैरिजन किया गया और वाकई में उन लोगों को समझ में भी आया, आज भी उन लोगों को समझ में आता है जो 10 साल से कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कि उस ऑर्डिनरी प्रोडक्ट का उनको साइड इफेक्ट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, पैसे उनके सही वाकई खर्च हो रहे हैं या नहीं, बिजनेस दे रहा है वो उसको उसको अगर वो रेकमेंड कर रहे हैं तो क्या फायदे। अगर वो ये सब सही से जान लें तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ, ओरिफ्लेम में ये सब बेनिफिट्स के साथ हमें रिकमेंडेशंस पे पैसे भी मिल जाएंगे और हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वहां भी पैसा जा रहा है, पैसा यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन यहाँ से आप गेन कर रहे हैं कुछ। तो ये डिफरेंस अगर हम उन्हें बैठ के समझाएं ना, तो वो महंगी से महंगी भी चीज ले लेते हैं क्योंकि वो खुद भी यूज कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस बैकग्राउंड में जाके उन्हें समझाना है, जो उनके माइंड के बैक में चल रही है ना चीज, कि आपको इससे क्या बेनिफिट है। क्योंकि किसी को रिकमेंड करने का जो कॉन्फिडेंस है हाँ। वो तो तभी आएगा ना जब आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और जैसे हम सब की अगर बात है तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने बल्क में सारा सामान खरीदा और सारे ऑरिफ्लेम के ब्रांड्स हमने यूज किए हों। एक एक दो दो करके हम लिया करते थे और उसके बाद फिर जाहिर है कि उसकी क्वांटिटी नहीं चलती है। ना कि जैसे आप लोग खाना पकाते हैं, पता नहीं पकाते हैं या आपके हस्बैंड पकाते हैं, बहरहाल जो भी पकाते हैं, लेकिन वो तो खैर बर्तन धोते होंगे बाद में ना, लेकिन खाना तो आप ही लोग पकाते जी। होंगे। तो उसमें जब खाना पक रहा है तो उसको चखने के लिए ऐसा नहीं होता कि पूरा पतीला खा लिया जाए, सिर्फ ऊपर से 2-3 दाने उठाए जाते हैं, अंदाजा हो जाता है कि भाई इसी तरह ओरिफ्लेम का है। इसीलिए मेरे साथ भी है कि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि जी इस ओरिफ्लेम में आपकी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सी है, तो मैं उनको एक ही जुमला कहता हूं कि आप कैटलॉग खोलना शुरू करें, जिस प्रोडक्ट पर आप उंगली रखेंगे वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह तो है, बिल्कुल ये एक ऐसे ही। एतमाद है अपनी। ये कैटलॉग वाकई में ऐसे ही है। असल में जो लोगों ने लेना ही नहीं होता ना, या उनको लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, अब वो इनकार करने के लिए उनके पास कोई होता नहीं है बात, नहीं होती रीजन, तो वो ये बहुत आसान सा रीजन होता है कि नहीं यार ये बहुत महंगी है, या मैं अभी नहीं ले सकती, या मेरे हस्बैंड मना करेंगे। हाँ, और हस्बैंड वाला तो बहुत ही कॉमन कॉमन चीज। जबकि हस्बैंड को पता भी नहीं होता कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, कि हस्बैंड उनका नाम चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन है तो अच्छा चले, ये भी नहीं पता होता है उनके हस्बैंड हैं भी कि नहीं है। कई होते हैं जो अनमैरिड हैं, वो हाँ, ये भी वो बोलते भी हैं। अच्छा चले, अब आप मुझे एक चीज बताएं, बड़ी दिल पर हाथ रखते हुए ना, बड़ी सच्चाई से जरा अपनी तल्ख मेमोरीज को याद करते हुए, पिछला सेशन भी हमने बड़ा हंसी मजाक में गुजारा, हंसते खेलते गुजारा, तो आप क्या चाह रहे हैं, हम रोए? हम तैयार है वैसे रोने के लिए। आप देखिए तो ये अंडरस्टूड बात है कि हर कामयाब शख्स जो है उसकी कामयाबी के पीछे बड़ी तल्ख यादें भी होती हैं, बड़ी दर्द बड़ी दास्तानें भी होती हैं। अच्छा, उसका अगर ये चीजें शेयर ना भी की जाए ना, तो उसका फिर नुकसान एक होता है, लोगों को लगता है कि शायद कामयाबी का रास्ता बिल्कुल मोटरवे की तरह सीधा रास्ता है, और फिर जरा सी भी उनको अगर जरा सी परेशानी हो जाए तो वो वहीं डिसहार्ट होकर छोड़ देते हैं कि शायद ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है, या हम सही शायद ट्रैक पर नहीं है। तो जरा अपनी जरा कोई यादें ताजा करें, कोई ऐसा तजुर्बा आपका हुआ हो, किसी बंदे ने आपको टफ टाइम दिया हो ओरिफ्लेम में, कोई ऐसा मौका आया हो कि जिसमें जैसे होता है ना कि बंदा इतना मतलब इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि यार ये किस झंझट में मैं पड़ गया हूँ। वैसे तो जुनाइद साहब बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते रहे, ये टॉप लेकिन टॉप को तो अभी मैं इतना नहीं बता सकती, लेकिन एक मैं छोटा सा एक बताऊंगी कि जो इनिशियल स्टेज पे हर एक के साथ होता है और फिर वो ये सोचते हैं कि अब हमने काम करना ही नहीं है, तो वो सबके साथ हुआ भी होता है और लोग जो है उसी को समझते हैं बस अब आ या पार, अब तो हम छोड़ दें। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने शैम्पू किसी को रिकमेंड किया था और उन्होंने मेरे घर का दरवाजा नॉक करा और इतनी चीख चीख के, और आपको पता है फ्लैट वाला सीन क्या होता है, एक ही रो में सारे फ्लैट्स के दरवाजे हैं, तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने जो है शोर करना शुरू करा और ब्रश दिखाया, जो कि कुशन ब्रश होता है, उसमें बहुत से बाल उलझे हुए थे। देखिए आपके शैम्पू से ये हो गया है, और जब उन्होंने बोला सारी खवातीन किचन में होंगी, किचन से बिल्कुल वो डोर अटैच था, सबने बाहर मुंह निकाल लिए और मुझे देख रहे थे इतना गुस्सा आया मैं, और वो मैं अभी तो मेरी वो फर्स्ट क्लाइंट थी, आज मुझे पूरे रॉ में जो 4-5 और घर थे ना वो सारे मुझे निकल के देख रहे हैं और मैं बिल्कुल चुप। मैंने कहा नहीं वो इस तरह नहीं होता, तो कह रही नहीं ये क्या है फिर, यही तो देखे आप, आपका शैम्पू ऐसा है ना, अब आपसे तो कोई भी
शैम्पू नहीं लेगा। मैं तो आपकी कुछ चीज पे बिलीव नहीं कर रही हूँ, आपने इतना बोला तो मैंने ये लिया। मैंने कहा देखिए मैं आपको शैम्पू के साथ कंडीशनर रेकमेंड कर रही थी, आपने नहीं लिया, और मैं आपको हेयर मास्क अभी दे देती हूँ, आप यूज करें, आपके बाल सही हो जाएंगे। यानी नहीं, अब तो ये पकड़े अपना शैम्पू और ये बाल देखे ना आपने, बस करके उन्होंने धड़ से दरवाजा बंद किया, और बाकी सब खवातीन मुझे देख रही थी और मैंने सबको एकदम देखा, शैम्पू वापस लेके कमरे में आ गई। यही फैसला किया कि अब मैं ऑरिफ्लेम नहीं करूंगी, ये शैम्पू क्या कुछ भी नहीं बेचूंगी। इतना मुझे मुझे अपने भाई की बात भी याद आई, जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे तो उसने कहा था कि शैम्पू खाली नहीं दीजिएगा, शैम्पू के साथ कंडीशनर लाजमी दें, ताकि उनके बाल रफ और डैमेज नहीं हो, क्योंकि शैम्पू स्कैल्प वॉश करता है, कंडीशनर आपके बालों को कंडीशन और सिल्की स्मूथ नरिश करता है। और वो आंटी ने जिद में सिर्फ शैम्पू लिया था, तो मैंने कहा हाँ वैसे गलती मेरी भी है कि मैं उन्हें मना कर देती, मैंने 2-4 रुपए कमीशन के लिए मैंने फिर भी दे दिया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने एक अच्छा जेस्चर दिया था कि मैं आपको मास्क देती हूँ, कंडीशनर लेने का मैंने कहा था, आपने नहीं दिया, वो जेस्चर लोगों को पसंद आ गया। उन चारों खवातीन बारी बारी आके ना थोड़े थोड़े दिनों में उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट खरीदी। कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हुआ कि हमें सच्चाई का सामना करते रहनी, सच्चाई बोलनी चाहिए और ऐसी चीजों का सामना करते हुए घबराना नहीं चाहिए, और कॉन्फिडेंट तब भी रहना है क्योंकि हमने कोई गलत चीज नहीं दी, हाँ उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो गया, प्रोडक्ट अच्छी थी, तरीकेकार सही नहीं था। तो मैंने जब उनको खड़े खड़े यही बताया कि मैं आपको दे रही हूँ, तो उन्होंने ये बड़ा मुझे आके सबने अप्रिशिएट किया कि आपने अपने पास से उन्हें हेयर मास्क देने का बोला, आपने कंडीशनर का भी बोला, तो आप मुझे फलां चीज दिखा दें। और उसी अपार्टमेंट से मेरी कामयाबी का आगाज भी हुआ, और उसी अपार्टमेंट से मेरे बहुत सारे मेंबर्स बने। और मतलब माशाल्लाह उन्होंने जो ऐसा है। चीफ चिल्ला करके आपकी मार्केटिंग कर दी। लेकिन ये मार्केटिंग टेक्निक थी या वाकई वाकई हुआ है? ये वाकया हुआ मेरे साथ, और वो उनके साथ आपने जानबूझकर उसको पैसे दिए थे कि तुमने आना है, मुझे सुनना है? आप सोचे मैं एक हफ्ते तक सिर्फ इसी डिप्रेशन में हो गई थी कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी कि मैं इस रॉ की चलिए हमारा में भी आप शैम्पू या कंडीशनर की ज्यादा बातें नहीं चाहिए, इसलिए कि मुझे कॉन्टेक्ट सब आपके साथ। मेरे साथ यम 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 याद नहीं कि बस मेरे तो बहुत दफा ऐसे वाकयात हुए कि मैंने सोचा कि मैं नहीं करूं, पता नहीं लेकिन फिर भी कहते मैं सोचती हूँ कि मैं ये नहीं करूंगी तो क्या करूंगी, यही करने लग जाए। कोई ऐसा वाक्य जिस तरह की शायद मैंने एक वाक्य सुनाया, अच्छा वाक्य जो वाकई आपको याद आता है कि यार देखो एक वो वक्त भी था, जरूरी नहीं कि इसी तरह का बस। देखिए इस तरह से मुझे प्रोडक्ट को लेकर किसी इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन एक था कि जाहिर है मेरे लिए उस टाइम पे हम इस तरह ऑनलाइन तो नहीं करते थे, बटन वाले तो मोबाइल होते थे हमारे पास, सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। तो उस वक्त जो है ना ऐसा होता था कि जैसे मैंने नेम लिस्ट बनाई हुई थी और मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी जिनके साथ मेरी बातचीत थी, तो मैं एवरी वीक उनका मैंने एक दिन सेट किया हुआ था उनसे बात करके कि इस दिन मैं आऊंगी। तो मेरा किसी के घर जाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था, क्योंकि मुझे सारा मैनेज करके फिर बच्चों को भी साथ लेके जाना, क्योंकि मैं इस तरह से मिलने जाती थी कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। मेरा ये नहीं होता था कि मैं तुम्हें कुछ बताने आ रही हूँ या कुछ सेल करने आ रही हूँ या मैंने कोई काम शुरू किया है मैं वो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ यही बताती, मैं मतलब मिलने का एक टाइम सेट करके उनके घर जाती थी। तो इसी तरह मेरी एक दोस्त थी, उसके घर में गई, बच्चे बच्चे भी साथ ही थे मेरे, उससे बातचीत भी हुई। पर उसने बहरहाल मुझे बुलाया था कि उस वक्त तक उसको पता चल चुका था मेरा भी, और मैं मैनेजर भी टाइटल था मेरा उस वक्त, तो उसने कहा था तुम चीजें भी ले आना, बहन की शादी तो हमें कुछ लेना भी है। तो मैं गई और मैंने सारी चीजें दिखाई भी। अब वो तीन बच्चे भी बिल्कुल छोटे, अरबा नाबिया की अगर मैं बात करूँ 1.5 पौने 2 साल की तो थी वो दोनों, और बड़ा वाला भी इतना बड़ा था नहीं, उनसे 3 साल ही बड़ा था वो। और वहां जाके मतलब बच्चों को भी देखना, क्योंकि किसी और के घर जाके बच्चे तंग करते हैं उसी दौरान में, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सेट रख के ना कि मैं हाइपर भी ना हूँ। और ये शुक्र करें कि उसको इब्तदा नहीं। हाँ शुक्र उस वक्त इतना नहीं था। उसी दौरान में जो है बच्चों ने डायपर भी खराब किया, तो वो वाला सिलसिला भी शुरू, जरूर वो कहीं भी जाएंगे ना अरवा नाबिया का मुझे पैम्पर जरूर चेंज करना पड़ेगा। अब आपने जरूर जरूर वॉशरूम जरूर जाना पड़ता था, बच्चों का पैम्पर वहां जरूर फेंकना पड़ता। ये वो जो जाती थी कुछ ना कुछ। पुरानी औरतों के बारे में सुना, जब कहीं रिश्ता लेकर जाया करती है ना, रिश्ता लेने के लिए, तो वो किसी भी बहाने वॉशरूम जरूर जाती है। हाँ लेकिन मैंने वहां से पता चलता है कौन सा दर्द।
ये पता चल जाता था वॉशरूम में क्या क्या रखा हुआ है, वो किस किस चीज के यूजर बन सकते हैं, एक जायजा ले लेती थी। तो बहरहाल मतलब एक आप इसके पीछे बताने का मकसद ये कि एक एफर्ट लगती थी मेरी किसी के पास जाने की। अच्छा, उससे वो बड़ा खुश भी हुई, प्रोडक्ट भी यूज की, और उसने मुझे पूरी लिस्ट भी लिखवाई कि हमें ये लेना होगा। अच्छा, उस वक्त तक उसको ना मेंबरशिप का नहीं था कि उसने लेनी, उसने सिर्फ ऑर्डर ही करना था। अब वो जब मैंने उसका सारा टोटल वगैरह किया, मैं घर आके मैंने सारा टोटल छोटल करके उसका बिल बना के उसको बताया कि देखो, अगर तुम मेंबर बन जाती हो तो तुम्हें ये जो सारी प्रोडक्ट तकरीबन कोई 15,000 का ऑर्डर था। आप समझे, 2 लोगों की मेंबरशिप हो सकती थी उसमें, 3 लोगों की, क्योंकि 5,000 6,000 में हो जाते थे 100 पॉइंट। तो 15,000, हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग 15,000 का उसका ऑर्डर था, जो कि 20,000 का बन रहा था। मैंने उसको सारी कैलकुलेशन करके बताई, इस तरह से हो जाएगा तो तुम मेंबर बन जाओ। अच्छा, मैं और जज्बाती, एक्साइटेड, इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया मुझे। मैं कहा तुम ऐसा करो, तुम अपनी भी आईडी बना लो, अपनी बहन की भी आईडी बना लो, फिर तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वेलकम भी बता दिया, इतना सारा मैंने भरमार कर दी। अब अल्लाह जाने वो क्या समझी, और उसने मुझे एक मैसेज किया, नहीं सलवा तुम रहने दो, मुझे कुछ भी नहीं लेना। और ये आजकल के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 55 से 60 हजार तक का ऑर्डर था वो, हाँ, तकरीबन। और ना सिर्फ ये कि उसने ऑर्डर कैंसिल किया, उसके बाद उसने मुझसे राब्ता भी खत्म कर दिया। आई डोंट नो कि क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तुम्हें सुन रही हूँ आकाश। नहीं नहीं यार, तमीज से पेक कर आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे में तो इस बात का तो बहुत ही ख्याल रखा जाता है। मैं इस तरह के इंसिडेंट आपके साथ भी हुए हैं? हाँ मतलब मुझे बिल्कुल, मैं हवाओं में थी, मेरे पहली दफा ऐसा हुआ था। ओवर शेयर कर। ओवर शेयरिंग कर दी। उसे पता नहीं क्या लगा कि मुझे कितना फायदा हो जाएगा, कि ये आईडीज भी मांग रही है और फलाना भी है। हालांकि मैं घर गई हूँ, उसने देखा है मुझे, बच्चों के साथ आई हूँ, और वो लोग भी सब बड़े खुश थे, उनको भी सब अच्छा ही लग रहा था, मतलब एक अंदाजा हो जाता है। नहीं मैं कुछ हाँ, मैं तो पूरा बैग बना हुआ होता है कि ना, शॉपर भी एक्स्ट्रा होता था, मैं रमीशा के घर नहीं लाती, वो अलग बात। तो ये सारी कहानी डिप्रेशन में आ गई थी कुछ टाइम। मेरी कहानी प्रोडक्ट से रिलेटेड बता नहीं रही नहीं, इसी भी तरह हूँ। अभी एक वो चल रहा है ना, चल चीज तो अच्छा है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैं उस टाइम पे डायरेक्टर बन चुकी थी, और ऑनलाइन ऑर्डर आया। हमने उनको नोवेज सजेस्ट किया, नोवेज ब्राइट सप्लाई। उसकी शादी होने वाली थी, 2 महीने थे। उसको पूरा सेट भेजा, उसने 3 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद जो भयानक किस्म की कॉल आई है, क्या फजूल चीज भेज दी, पूरे मुंह पे दाने निकल आए, मेरा तो फेस खराब हो गया, मेरी तो शादी होने वाली है, दिस एंड दैट। मैं इतनी परेशान, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। मतलब हम अगर एज अ सेट देखें तो सेट तो एक पूरा एक ट्रीटमेंट के तौर पर है। कैसे हो सकता है कि, और वो मैं खुद भी यूज कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि सेट यूज किया और पूरा मतलब इतने मोटे मोटे उसके फेस पे दाने निकल आए कि मैं देखकर हैरान परेशान। खैर मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें, आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अब वो लिखवा लें प्रिस्क्रिप्शन पे कि ये इस सेट के इस्तेमाल की वजह से हुआ है, तो मैं आपको पैसे रिटर्न करवा देती हूँ कंपनी की, क्योंकि पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। वो गई डॉक्टर के पास, उसने डॉक्टर से कहा कि इस तरह मेरा ये इशू है और मुझे इस प्रोडक्ट से हुआ है। तो खैर डॉक्टर ने, क्योंकि समझदार शायद डॉक्टर होगा, वरना अगर ऐसी ही कहीं चले जाती तो शायद डॉक्टर लिख भी देता। तो डॉक्टर ने कहा इस प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुआ, ये आप पहले कभी फॉर्मूला क्रीम इस्तेमाल कर चुकी हैं? तो उसने कहा कि हाँ मैं पहले यूज करती थी, अब तो मैंने इस्तेमाल करना छोड़ी हुई है। तो फिर डॉक्टर ने बताया ये उस क्रीम का रिएक्शन है जो आपको अब आपके सामने आ रहा है। तरह जान बची। इस तरह बची क्योंकि बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। और उसके बाद फिर मैं यूज हो गई इस चीज की, कि जब भी कोई कस्टमर ये आके कहता था ना कि मेरे तो फेस पे एकदम दाने निकल आए, मेरे तो फेस पे रेडनेस हो गई, या कुछ लोग कहते हैं इचिंग हो गई और पूरा फेस रेड हो रहा है, तो वो फिर निकलता पीछे ये कि वो इतने ज्यादा फार्मूला क्रीम के यूजर होते हैं। और वो फार्मूला क्रीम तो हम फार्मूला बोल रहे हैं ना, वो कहते हैं जस्ट फेयर एंड लवली यूज की है, जस्ट गोल्डन पर्ल यूज की है, जस्ट ये जस्ट फाइबर ब्यूटी क्रीम यूज की है। हमने तो कुछ ऐसा यूज ही नहीं किया, हमने तो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। तो वो फॉर्मूला क्रीम ही होती है। तो ये कि डॉक्टर की वजह से बचत हो गई, वरना सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक हो गई थी।
चले, मैं भी आपको ना एक प्रोडक्ट की बात मुझे याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर कर अपनी बात की। हाँ हाँ, आप भी शेयर करें। वो उन दिनों कराची में ना नया नया ऑफिस बना था, तो वेयर हाउस नहीं था कराची में, तो वो कराची ऑफिस के एड्रेस पर लोगों की प्रोडक्ट आती थी। और उन दिनों चूंकि लोग ऑफलाइन, मतलब नॉर्मली लोग यूज में थे, तो लोग आया करते थे और वहां से अपने ऑफिस से आइटम लेकर चले जाया करते थे। अच्छा, उसमें डिलीवरी चार्जेस उनको नहीं लगते थे, ये कंपनी का एक तरीका था। अच्छा, एक थी मुझे आज तक याद है, नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन भूरी कम्युनिटी की बहुत बड़ी शख्सियत थी वो। तो उन्होंने एक पेंसिल मंगाई थी, ठीक है। अब उन्होंने 2-3 आइटम मंगाए, उसमें पेंसिल भी थी। अच्छा, अब हालांकि वो मेरे डायरेक्ट नहीं थी, पता नहीं कितनी कड़ियों के बाद नीचे थी, लेकिन जब वहां आते थे तो मुझसे मिलवाया जाता था, तो वो यही समझती थी कि यही इन्हीं के अब्बा की कंपनी है जिलानी साहब के, और यही चलाते हैं कंपनी शायद। तो खैर, अब वो ऑर्डर जब आया, वो लेकर गई अपने घर। उसके बाद जो उनका मुझे फोन आया है, उन्होंने नॉन स्टॉप जो है मुझे सुनाना शुरू की। जनाई साहब, आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने पेंसिल मंगाई है, वो इतने की है और वो पेंसिल उसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब ये जो पैकिंग होती है, सारे अभी भी ऐसा ही होता है। तो उसमें क्या करते थे, जब ये पेंसिल टाइप की चीजें या कोई नाजुक चीजें, तो उसमें बहुत सारे कागज की कतरन वगैरह डालती जाती है ना पैकिंग के लिए, ताकि वो टूटे नहीं। तो मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा देखिए मैम, आप इतना गुस्सा ना करें, आप उसको देखें, चेक करें, अंदर कहीं रखी हुई होगी पेंसिल। ईरानी साहब, क्या मतलब, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? उन्होंने अपनी दायरे जो डेजिग्नेशन वगैरह थी वो बताई, कहने की मैं ये हूँ, और आप मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह ताला अगर आपके पास चीज कम आई है तो आप लेकर आ जाइएगा, और ये आपका रिटर्न हो जाएगा। आप क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं कि मैं 400-500 रुपए की चीज की खातिर 1000-1500 का पेट्रोल खर्च करके आऊंगी, और ये वो, यानी जितनी वो सुना सकती थी वो सुनाई। और मैं चुपचाप सुनता रहा, और मैंने सिर्फ एक ही लफ्ज बोला, सॉरी मैम, गलती हो गई। क्योंकि ये एक बड़ा बेहतरीन तीर है। अब यकीन करें कि मैंने वो टेलीफोन करते, वो सुनाती है, मैंने कहा अच्छा मैम, फिर यही मैं कह सकता हूँ कि इंतहाई माजरत, कि हमसे गलती होगी। टेलीफोन मैंने रखा, और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हुआ, मैंने कहा यार, ना लेना एक, ना लेना दो, मेरा कुछ बीच में हूं भी नहीं, पता नहीं कितने नीचे जाकर इनकी ज्वाइनिंग है मेरे नीचे, और ये सुना मुझे नहीं है, स्पॉन्सर इनके मजे कर रहा है। अभी मैंने नीचे ही रखा है ना, तो मेरा ख्याल से विद इन मिनट दोबारा कॉल आई उन्हीं की। मैंने कहा शायद वो कुछ भड़ास रह गई थी, वो निकालेंगी। उन्होंने टेलीफोन, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, जिलानी साहब, इंतहाई माजरत कि मैंने आपको बहुत सारी सुना दी बातें, वो वाकई इसके अंदर मौजूद है पेंसिल। अच्छा, मैंने एक मरतबा भी उनसे फिर ये नहीं कहा कि देखिए मैं आपसे कह तो रहा था कि आप उसको चेक कर लेती, ये कर लेती, वो कर लेती। तो मैंने कहा नहीं मैम, चले हो जाता है, कोई मसला नहीं। कहनी जनाई साहब, मैं अब ओरिफ्लेम करूं या ना करूं, आपसे मेरा हमेशा कांटेक्ट रहेगा, कि आप जो है ना इतने पोलाइटली अंदाज से आपने इसको लिया। तो वो वक्त ऐसा था कि जो जहनी तौर पर मैं ऐसा हुआ था कि यार दफा करो, इस काम को करना ही नहीं है, ये तो सिवाय बेइज्जती के और कोई काम ही नहीं है। तो ऐसी चीजें होती लोग रही। करते हैं ऐसी बेइज्जतियां ना। हाँ, मतलब अच्छा चलें, अब एक सवाल की तरफ लेकिन आते हैं। चिलानी साहब, मुझे इस पे बात है करनी। मतलब लोग इस तरह से क्यों सुनाना शुरू कर देते हैं, आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, अगले बंदे को दे दनादन सुनाई जाएंगे। अब अगला पिछला किसी और ने आपके साथ ज्यादती की है, किसी और ने आपको लूटा होगा, पहले कहीं आपका बुरा एक्सपीरियंस किसी और के साथ हुआ होगा, या घर में कोई झगड़ा हुआ या होगा, घर में कोई झगड़ा हुआ होगा, बता देंगे। इतना सुनाएंगे, मतलब समझ से बाहर है। क्यों करते हैं? असल में मामला पता है और क्या है? शर्मिंदा भी नहीं होते, वो तो वही शर्मिंदा भी नहीं होते। नहीं, ये तो जरा बड़े लेवल की खातून थी ना, इसलिए शर्मिंदा भी हो गई। और बल्कि ये एक लिहाज से है भी, फैक्ट है कि वो बड़ा लेवल था, इसीलिए शर्मिंदा हुई। शायद मेरे जैसा कोई बंदा होता तो बक झक कर बात खत्म ही कर देता कि हाँ जी, कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे यहाँ एक बड़े अलमिए की बात है कि हमारे निज़ाम तालीम में सब कुछ है सिवाय तालीम के। तो ये एक बड़ा अलमिया है। तरबियत नहीं। फिर सबसे बढ़ के बात तरबियत की बात आती है, तरबियत तो है ही नहीं ना हमारे यहाँ। क्योंकि मैं जितने भी हमारे लीडर्स हैं ना, उनसे जब मैं कई दफा पर्सनली जब मेरी बात चल रही होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा यार बताएं यार, आपका सुबह से लेकर रात सोने तक क्या रूटीन है? तो वो बताना शुरू कर देते हैं। पहले मोटी मोटी चीजें, मैं कहता हूँ नहीं, मोटी चीजें नहीं, पूरी डिटेल बताएं कि आप सुबह उठे, फिर आपने ये किया, जो नॉर्मल रूटीन है।
फिर वो सब कुछ सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मुझे हैरत ये होती है कि बड़े बड़े लीडर्स, अच्छे अच्छे टाइटल रखने वाले, उनकी 24 घंटों की रूटीन में कहीं भी किताबें पढ़ना है ही नहीं, दूर दूर तक रीडिंग नहीं होती। और मैं यही हैरत कर रहा होता हूँ कि यार, लीडर के लिए तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये बताई गई है कि वो रीडर होता है, किताबें पढ़ने वाला होता है। उसके बगैर तो लीडर बंदा बन ही नहीं सकता। तो ये वाला भी मामला होता है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही है भारत, कि वो जो एक बात कही जाती है ना, कि जब भी आपको फैसला करना हो, किसी को जवाब देना हो, तो सिर्फ 24 घंटे के लिए आप मतलब खामोश हो जाए, 24 घंटे बाद उसका जवाब दें, तो उसका फिर फायदा ये होगा कि बहुत सारे मामला बिगड़ने से बच जाते हैं। और वो एक दफा एक खातून थी ना, वो पीर साहब के पास गई और पीर साहब को कहा कि जी मेरा हस्बैंड जो है ना बहुत गुस्सा करता है, बहुत लड़ता है, झगड़ता है, तो मुझे उसके लिए कोई ताबीज दें। तो उन्होंने एक ताबीज दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को ये पिलाना है। उसने कहा नहीं, तुमने सिर्फ करना ये है कि अब जब वो गुस्से में आए ना, तो इस ताबीज को तुमने अपने दांतों तले दबा लेना है, और खबरदार कि ये तुम्हारे दांत हिले नहीं, वो दबे रहना चाहिए। तो 10 से 15 दिन के बाद आई, कहने लगे पीर साहब आपने क्या ताबीज दिया है। लड़ाई झगड़े ही सब खत्म हो गए। वजह ये है कि लड़ाई झगड़े होते ही उस वक्त है कि जब हम पेट्रोल छिड़क कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन अगर ये वाला एक तरीकेकार हो तो फिर खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन बहरहाल मार्केटिंग की फील्ड है ना, तो मार्केटिंग की फील्ड में ये पैकेज का हिस्सा है कि हमें हर तरह के लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि आप बड़े से बड़े किसी अच्छी पर्सनालिटी के पास जाते हैं, और आप लोगों के साथ भी पता नहीं 50 मरतबा हुआ होगा, टेलीफोन आता है, आप उनसे बात करती है, नॉवेज के सेट की, अननोन पर्सन होता है, और 5 मिनट के अंदर अंदर वो नॉवेज का सेट डन करता है कि ठीक है जी डन आप करें। और कई जगह ऐसा होता है, मेरे जैसे एनएमएलए होते हैं, आप एक साबुन के लिए 1 साल तक उनको लेक्चर दे रहे होते हैं, साबुन क्या, हमारी शक्ल भी नहीं देखते। वो भी नहीं कर रहे। तो ये एक चीज है। चले अब आते हैं जैसे नॉर्मली हमारा एक वो है ना कि जी इतने बड़े बड़े लीडर, तो ओरिफ्लेम के हवाले से इनको तो कोई परेशानी आती ही नहीं होगी। ना कभी इनको कैश का मसला आता होगा, ना कभी इनको प्रोस्पेक्टिंग का मसला आता होगा, ना इनको प्रोडक्ट रेकमेंड करने का मसला आता होगा। जिसको प्रोडक्ट रेकमेंड करते होंगे वो फौरन खरीदता होगा, जिससे बात करते हैं ओरिफ्लेम की वो फौरन ज्वाइन भी करता है। इस हवाले से कोई तजुर्बा आपके? मैंने जो है वो फील्ड वर्क से स्टार्ट किया और एक मुझे लग रही थी मैं बदला। नहीं, आप बोलिए, आपसे ही शुरू करें। नहीं, ये आप कैसे करते हैं? इतनी तो पता नहीं, शायद ही और नहीं नहीं नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप कैसे प्रूफ चाहिए मुझे? बुजुर्गों से शुरू करना चाहिए ना सब कोई। चले। बहरहाल मैं कोशिश ये कर रही होती थी ना, जैसे होम मीटअप्स में जाने की, तो सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे यही लगता था कि लोगों के पास जाना और उनको फिर प्रेजेंटेशन देना, प्रोडक्ट टेस्ट ट्राई कराना और वापस घर भी आना। और उस वक्त जो था गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास, और ना ही मुझे कराची शहर की इतनी ज्यादा जगहों का पता था। अच्छा, और ये गूगल मैप भी नहीं था। तो मुझे ना लोगों का जो रास्ता पूछ पूछ के जाते थे ना, इस गली में मुड़ो और रक्शे में जा रही होती थी तो रक्षा वाला बेचारे, अल्लाह ताला ने शायद बड़ा करम किया कि रक्शे वाले सब सुन रहे होते थे। मतलब उनको मैं भी घुमा के रख देती थी, क्योंकि मैं खुद घूम जाती थी उनकी बातों से कि फोन पे बात करो तो वही नोकिया 3310 वाले टाइप फोन। रक्शे वाले को फोन, हाँ रक्शे वाले से को बात करा। फोन, वो भी घूमने लगता था। और अच्छा, हर कोई अपने तौर पे बोल रहा होता, सीधे हाथ पे मुड़ो, हमें वहां पर उल्टे हाथ पे मुड़ना होता था। नहीं बताना था रास्ता। तो बस इस चीज में ना बहुत कंफ्यूजन के साथ जब मैं पहुंच जाती थी ना, और मैं कोशिश करती थी कि प्रेजेंटेशन अगर 4 बजे है तो 3 बजे पहुंच जाऊं, 2 बजे 2:30 बजे निकल जाती थी इतना पहले, क्योंकि घूमना है, बीच में ख्वारियां काटनी है। अब वहां पहुंच के ये भी नहीं बताना है कि इतना ख्वार होकर आए, क्योंकि जो है लोग समझते हैं कि भाई कुछ चीज आ रही है ना, आपकी गाड़ी में आई हूँ। गाड़ी आई होगी और मैंने सुना है आप अपने साथ एक सैंडल अलग से शॉपर में रखते हैं। पर हाँ, मैं अपना एक शूज शॉपर में रख के जाती थी, क्योंकि इतना चलना, कई दफा तो मैं पैदल चल चल के लोगों के घर इसलिए जाती थी, रक्षा वाला मुझसे मत मार देता। अरे आप बाजी मुझे उल्टा घुमा रही है, टाइम ज्यादा ले रही है, या फिर पैसे नहीं हम दे पाते उतना जितना ख्वार करते हैं उसको।
तो मैं अपने साथ बाकी में एक सैंडल रखती थी, वहां जाके मैंने अपना अबाया उतारना, सारा कुछ सेट करना, बैग से परफ्यूम लगाना और फिर ये सैंडल पहन के टिप टॉप हो जाती थी जैसे मैडम बन गई है। लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ हो जाता था ना, तो मैं जल्दी जा भी नहीं पा रही होती थी। क्यों? एक्चुअली आना मंगाना बाहर से, अभी लोगों को पता ही नहीं कि मैं आई कैसे हूँ। अभी मैंने जूते चेंज, मुश्किलात होती थी, लोग चले आते थे, फिर मैं यानी कि भरम माना लोगों को फिर गाड़ी का। नहीं बताना। ये हाँ। भाई किस खुआरियां काट गई हूँ। कभी तो चंची में आके पता नहीं पैदल चल के आना होता है, फिर जूते चेंज करो, जॉगर से मेन रोड तक जाओ, तो फिर सारे एक वाकया मसाइल आप हैं। बताएं। तो ये बड़ी एक अजीब सी तड़पन तड़पी है। जौहर में जो मैं अपनी दोस्त के घर लेके गई थी, वो अपनी जबानी सुनाए। अच्छा, रमीशा के साथ। आपको एक दफा स्ट्रेचिंग नहीं होने लगी। हाँ हाँ, वही वही किस्सा सुना रही। अच्छा, हम लोग सारे यही होता था, हम लोग मिलके ही जा रहे होते थे। कभी जैसे रमीशा के साथ मेरा बहुत इस तरह से हुआ कि एक तो मैं कोरंगी लांडी, जो तुम्हारी सारी खाला मामी एक एक नंबर पे अलग अलग रहती हम लोग बहुत घूमे ना शायद। तो इसी तरह इसके एक दोस्त का घर था जौहर में, मैं जौहर में रहती थी, तो ये मेरी तरफ आ गई थी। हम लोग फिर गए। अच्छा, वहाँ गलियां में घर होता है ना जिस तरह से। अब हम गए दोपहर। इंसान था हाँ, दोपहर जैसे 3-4 बजे का टाइम होता है ना, बैंगलोर वाली जो जगह होती है। अच्छा, वहां हम लोग गए, तो अब इनके जो दोस्त के घर पे पहुंचे, बेल बजाई, अभी हम घर के बाहर ही खड़े हुए हैं, दो बाइक वाले आए पीछे से। अच्छा, उन्होंने दरवाजा खोला था उसी वक्त ही। अब जैसे ही वो पीछे से आया, ये आधी अंदर आधी बाहर थी। इसको इन्होंने अंदर लेके दरवाजा बंद। अब वो मेरा हाथ में मोबाइल ऐसे करके वो मेरा मोबाइल खींच रहे हैं। तब जो आगे जो लग रहे थे वो डेमोन्स्ट्रेट, दरवाजा बंद। अच्छा, मैं चीख रही हूँ, हाथ मोबाइल को खींच रहा है और मैं अपने पास खींच रही हूँ, इसी खींचन तानी में मैं चीख रही हूँ, मैं इतनी गंदी चीखें मार रही थी। पीछे क्यारी थी, तो मैंने खींचन तानी क्यारी पे गिर गई। अब मैं हाँ, मैंने मोबाइल नहीं दिया, और मैं ऐसी भयानक चीखें थी कि फिर जो है ना, वहाँ एक घर बन रहा था, वहां से मजदूर भी बाहर आ गए, तो वो तो फिर भाग गए बाइक वाले। लेकिन मेरी भी हालत खराब, और घर से कोई नहीं निकला मुझे। दोस्त थी इसकी, और इसकी दोस्त के घर में उसके अब्बा भी थे, अम्मा भी थे, और किसी ने जो है ना मुझे बचाया नहीं। तो मैंने मोबाइल नहीं छोड़ा, ऐसी गंदी चीखें मैंने मारी थी, गला फाड़ के। ऐसा लग रहा था कोई जिबा हो रहा है, बकरा जिबा हो रहा है, जैसे गले चुरी फेर रहा है कोई मेरे गले पे। तो बहरहाल ये हाँ, फिर हम दोबारा उसके घर नहीं गए। हालांकि उसके घर जाने के बाद, नॉर्मल होने के बाद, उस टाइम पे मेरा ऑफिस भी था जौहर में, यानी कि मैं डायरेक्टर लेवल पर थी उस वक्त। और उनको सब समझाया, सब बताया उनके अब्बा को, पूरा वो अपना इंस्टा के बाद दिमागी तबादला। हाँ, क्योंकि दिमाग ये फौरन इसलिए चलता रहता है, सोते में कभी खाएंगे ना, चलना शुरू हो जाएगा। तो उनके अब्बा को सब समझाया मैंने, अपना वेबसाइट खोल के, अपना लॉगिन करके, जो मेरा पिछले पिछले सालों की सारी इनकम, क्योंकि उनके अब्बा भी नेटवर्क मार्केटिंग टाइप के थे, तो उन्हें ये सब चीजें पता थी। हाँ, लोग तो बातें करते हैं, तो फिर मैंने उनको दिखाया। मतलब एक होता है ना कि पर मंथ नहीं होती है इस काम में, तो ये तो हवाई रोजी है और फलां है, तो मैंने उनको पूरे साल, 1.5-2 साल की पूरी दिखाई थी अपनी इनकम। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं सुनी बात। हादसा हो गया, तब भी उन्होंने इतना हादसा भी हो गया। हाँ, मैंने कहा मेरा ऑफिस है, आप जब चाहे मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो वो उसने भी काम नहीं किया था ना, ज्वाइन भी नहीं किया। रिकॉर्ड कायम है, और मैंने भी नहीं छोड़ा। मेरा एक रिकॉर्ड कायम है, मैंने ऑफलाइन जितने भी लोगों के साथ 1-to-1 प्रेजेंटेशन की है, ग्रुप प्रेजेंटेशन की है, इवन जो मैगा ओएम होती हैं उसमें बुला के फिर उनके साथ प्रेजेंटेशन की है, कोई एक शख्स सिवाय मेरे शौहर के काम नहीं किया। मेंबर तो बने लिए काम किया होगा ताकि तुम्हारे शौहर बन सके। हाँ, वो भी नहीं, वो इंस्पायर हुए थे उस टाइम पे, मैम सलवा की सेलिब्रेशन हो रही थी सीनियर गोल्ड की, तो उन्होंने देखा दो छोटी बच्चियां एक के बाद, तो उन्होंने कहा कि जब ये 3 बच्चों की अम्मा कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मुझे बताओ।
फिर मैंने उनको बताया, उससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कर सकते हैं, लेकिन यानी तुम उम्मीद लगाती थी, वो लोग काम नहीं करते थे। हाँ, तो फिर मैंने उम्मीद लगाना छोड़ दी तो काम कर लिया। चलिए, तो आप भी उम्मीद ना लगाए। बट ये कि एक वाकया मुझे याद आ रहा है, ये था हॉक्स पे की साइड पे ना, मेरी दोस्त मेरी मेंबर बनी थी। तो मेंबर जब कोई बन जाता है फिर उसके साथ भी फारियां काटनी पड़ती है, जैसे अब आप हमने खुद करवाई होती हैं फारियां अपने लीडर्स को। तो उसने कहा कि चलो वहां चलते हैं, वो मेरी एक कजन है, उसके घर पे डेमो देना है और मिल लेंगे उनसे। मैंने कहा ठीक है। हम मैं पहले लांडी से गई जौहर, जौहर से फिर हम निकले और हम हॉक्स बे की तरफ गए। बस 2 बसेस बदल के, अब जहां बस वाले ने उतारा उसके बाद जो रास्ता था ना वो काफी अंदर था। दोपहर का 3 बजे का टाइम था। मैंने कहा चलो रिक्शा करते हैं, रिक्शा करवाया। रिक्शे वाले ने हमें जहां उतारा उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम आगे का रिक्शा कराते, तो हमने कहा चलो हम पैदल चलते। पैदल चलते 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 हम उसके घर पहुंचे, कोई पौन घंटा पैदल चल गए। और हालत इतनी खराब हो चुकी थी और रास्ता ऐसा था कि मतलब कोई बंदा ना बंदे की जात, सारे सिर्फ बैंगलो बने हुए और बंद सब रोड पे। दोपहर में हम 2 पागल निकले हुए थे। हम उसके घर गए, फिर वहां जाके अपना थोड़ा अपने आप को तमीज का किया, फिर डेमो दिया प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का डेमो दिया उसने, खैर परचेजिंग वगैरह भी की। परचेजिंग तो हो जाती थी लेकिन उस तरह काम वाम नहीं किया। फिर हमें वापस भी आना और पहले उसको जौहर ड्रॉप करना, गाड़ी नहीं है लेकिन ड्रॉप करना, उसको जौहर ड्रॉप करना और फिर घर जाके घर के मामला देख। घर के सवालात को हाँ, जवाब आते उनको। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं हॉक्स पे गई थी, अल्लाह हॉक्स पे चली गई, अकेले लड़की। और तो इस तरह की ऐसी ऐसी जगहों पे जाते थे मतलब जहाँ सब दूर और अजीब गरीब जगह। मेंबर ने कहा कि ना मैम शीमा, हमें यहाँ जाना है। उस जगह का नाम मुझे ये नहीं पता था कि वो कराची के किस इलाके में। बस उसने कहा ये शेरशाह से आएगा। मैंने कहा अच्छा चले, अब ये भी नहीं पता शेरशाह किधर है। चलो जी, हम निकल गए। अब जहाँ जो जिसका घर था ना वो हमारे साथ थी, वो पहले आ गई सुबह सुबह, जिसके साथ हमें आना था। अब मेरी गाड़ी थी। अब मैं शेरशाह निकली, वहां पे इतने बड़े बड़े ट्रॉले आ रहे हैं, मेरी गाड़ी इधर उधर करके। अब मैं जाए जा रही। मैंने कहा उतरे इस रोड से कहीं तो अंदर मुड़े। नहीं नहीं, अभी भी सीधा जाना है, बस अभी भी सीधा जाना है। सीधा ही जाए जा रही हूँ। यार ये जाना भी पड़ा हमें। तो कह रही बस ये थोड़ा सा आगे ही, बस अब 15 मिनट रह गए। मैंने कहा चलिए ठीक है। अचानक लिखा बाहर है गुड बाय कराची। अपने प्रेजेंटेशन देने गई और वहां पे कोई 25-30 औरतें थी जिन्होंने ऐसे सुना। हाँ, ऐसे ऐसे रास्ते आप सोचे। ऐसे समझना पड़ता था। अच्छा, मेरी एक मेंबर के साथ सेटिंग हुई और उसकी कोई जानने वाली थी, वो स्टील टाउन में रहती थी। अब स्टील टाउन भी आपको पता है कितनी दूर है। हाँ, सारी सेटिंग हो गई। उन्होंने भी औरतों को दावत दावत दी थी। जिस टाइम मुझे निकलना है उस टाइम मेरी उस मेंबर का मैसेज आया कि सलवा, मेरी ना तबीयत खराब है तो मैं नहीं जा सकूंगी, तो कोई मसला तो नहीं है। मतलब क्या मसला तो नहीं है, मतलब होता था। अच्छा, अब मैंने वहां पे सब बुलाया हुआ होगा, एक नया मेंबर बना है और उसने सेट मीटिंग रखी है और लीडर ना पहुंचे, तो सोचे फिर वो तो फिर कुछ करे ही ना। अब भले बाद में भी उसने नहीं करना होता, लेकिन रीजन हम बन जाते ना फिर। तो मैं कहा अच्छा। अब खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं नीचे उतरी। हमारा जो सामने टैक्सी स्टैंड था, उस वक्त ऊबर करीब नहीं होता था। टैक्सी स्टैंड के पास में गई। अच्छा, उससे बात भी होगी। मैं कहा आना जाना करना है। उसने जितने पैसे बोले मैंने उस पर डन किया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने एक्टिंग की, गाड़ी के पीछे जाके उसकी नंबर प्लेट देखी और ऐसी मैंने झूठी मूठी की कॉल लगाई हुई कि मियाँ को ना। अच्छा, मियाँ को भी नहीं बता सकती थी कि मैं इस तरह अकेले जा रही हूँ। और उसको उनको कॉल है कि हाँ नवीद पे बैठ गई, ये नंबर है गाड़ी का। आगे उसको टैक्सी वाले के ऊपर भरम है। तो इस तरह से सारी कहानियां करके मैं वहाँ स्टील टाउन पहुंची। माशाल्लाह काफी सारी खवातीन उन्होंने जमा की हुई थी। वो सब कर आके मैं वापस निकली और थोड़ा सा वो फिर टैक्सी वाले ने जरा बातचीत की, आप किस तरफ रहती हैं वो। फिर वो पता लगा मेरे मियाँ का ही जानने वाला टैक्सी वाला था, जो उनको ऑफिस लाता ले जाता था ना, तो मतलब जान पहचान थी। तो खैर बहरहाल मैं खैरियत से गई और मैं खैरियत से आई। और इस तरह के रिस्क भी लिए हैं। हाँ, गुलशन हदीद हो गया, स्टील टाउन हो गया, शेरशाह की तरफ बल्दिया इतना गए। और यहाँ पर जो बीच बोए गए हैं ना, ये हमारी टीमों के ही है। और औरंगी
यहाँ पर पहली दफा और डायरेक्टर हाँ, में बनी थी, एक मेंबर बनी, उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं आ नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अपने घर पे ना खवातीन को जमा करो, मैं आती हूँ। कॉन्फिडेंस से बोल दिया। उस टाइम नई नई करीम आई थी, मैंने करीम पे बुक की राइड। तो हम निकल गए। उसमें होता था कि जब बिल बनेगा ना टोटल, फिर आपको देना है, फिक्स नहीं था करीम पे। अब हम निकल गए, 1 घंटा हो गया तो औरंगी तो आई नहीं रहा लांडी से। 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मैं उसके दरवाजे पे पहुंची हूँ, वो भी घूम फिर के। जब मैं पहुंची हूँ तो 1050 रुपए का बिल बना, जो मेरी तवक्को से इतना ज्यादा था, क्योंकि लांडी से क्लिफ्टन ऑफिस का बनता था 300 रुपए। अच्छा, उस टाइम पे। तो 1050, मैंने कहा वापस तो टीम से नहीं आ सकती मैं, खैर मैं जाऊं। गई तो वो बैठी हुई थी ऐसे ही, ऐसे करके हाथ पे हाथ रख के, कोई आया ही नहीं। मैंने तो इतने लोगों को बुलाया था। और अब देख लो ना, तुमने देख तो लिया है यहाँ पर, कौन लेगा, कौन आएगा, कौन करेगा, तुमने कहा था तो मैंने बुला लिया। अब मुझे समझ नहीं आए कि मैं अब इसको क्या मैं इस औरत को अब मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं। और बच्चे भी दिखा दिए, घर की हालत दिखा दी, मोबाइल दिखा दिया टूटा हुआ, आधी स्क्रीन जो है वो उसकी टूटी हुई थी। खैर मैंने बहुत अपने उस पे असाब पे थोड़ा सा कंट्रोल किया। और उसने सैंडविच अच्छे बनाए हुए थे, वो खाए, भूख लग रही थी बहुत। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो, अगर तुम ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं कर सकती ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है फेसबुक। ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पे लोगों से बातचीत करो डेली। अगर तुम 10 लोगों से बात करती हो तो तुम्हारे पास महीने कितने लोग हो जाएंगे, और उनमें से तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो परचेजिंग करने वाला, क्योंकि वो खुद भी नहीं कर सकती थी। ये मैं बोलकर आई हूँ मई 2017 में, और अक्टूबर 2017 में वो जो लाइन थी वो मैनेजर पे थी, क्योंकि उसको वो फेसबुक से लोग मिले और वो माशाल्लाह अच्छे थे। और वो बैठी हुई औरंगी में, उससे टीम बनाई थी लाहौर में, जिनके साथ कनेक्टेड मैं थी, और बाद में वो माशाल्लाह गोल्ड भी बनी, गाड़ी भी ली, और अपना छोटा सा एक घर भी खरीदा, और ये फ्लेम की इनकम से। तालियां। तो आपकी ये मेहनत वसूल हो गई। औरंगी जाना वसूल हुआ। जैसे हमारा तो जगहों पे जाना वसूल तो हुआ, तो इस पे इस तरह के बहुत सारे ऐसे बहुत सीख लिया। तो ये देखिए कई मरतबा ऐसा होता है कि आप लाइक मलिर से शेरशाह चले गए, हब चले गए, वहां चले गए। अच्छा, आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने सिला किसी और जगह रखा हुआ है, वो आपको मिलता जरूर है सिला, इसमें तो खैर। और आप अपना 100% देना, मतलब अगर उसने वो एक चीज नहीं कर सकती, तो मेरा ये था पॉइंट कि मैं उसको वो चीज गाइड करूँ जो वो कर सकती है। अगर करेगी तो उसको फायदा होगा, और अगर वो नहीं करती तो उसको नहीं होगा ना, उसने कर आपने अपनी एक स्ट्रगल मैंने अपना उसको बता दिया कि ये करो, अगर वो नहीं करती तो आज वो यहाँ नहीं होती। इसी तरह जैसे अभी गरीब की बात कर रही थी, तो अक्सर लोग ना उस टाइम पे जैसे 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, तो अक्सर खवातीन देखें अब ये 500 रुपए आप दे दें मैं ये कर लूंगी। तो भाई जिलानी साहब से पूछा, जिलानी साहब उस तरह से वो कह रही है जिस तो उन्होंने कहा देखो रजिस्ट्रेशन फीस में 500 रुपए मत देना, इतनी अगर जरूरतमंद है 500 रुपए उसको दे देना। क्योंकि जो करने वाला है इसमें तो आपको जरूरत ही नहीं है ना, आप उनको कैटलॉग पे 3,000 का ऑर्डर कलेक्ट करें, 500 रुपए तो उनको वैसे ही मिल जाएंगे, फिर तो उनका प्रॉफिट ही है। तो यही डिफरेंस है सीरियसली करने वालों का, कि वो करने वाले होते हैं जो जिन्होंने नहीं करना, जिनको इमदाद ही चाहिए तो उन्हें इमदाद ही चाहिए। अगर वो वही वाली बात है कि किसी को भूख लग रही है तो वो खाना मांग रहा है, उसको आप ये कहेंगे नहीं तुम ये पकाओ, ये करो, तुम वो करो, तो वो नहीं पकाएगा। तो इस तरह की कैटेगरीज अक्सर हमारे यहाँ ना लोग, एक मिस्टेक, मेरी एक मेंबर हुआ करती थी माशाल्लाह, वो खुद बहुत वेल ऑफ थी, उनका पूरी फैमिली भी बहुत वेल ऑफ थी, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने कभी भी उन लोगों को अप्रोच नहीं किया जो बाइंग पावर रखने वाले लोग थे। वो हमेशा मुझे उन लोगों से मिलवाती थी अपने रेफरेंस से जो बहुत ही बिलो लोग होते थे, जो खरीद नहीं सकते, खाना भी सही से नहीं। असल में मैं लोगों की सपोर्ट करना चाहती हूँ कि वो कमाएं, और वो ऐसे लोग थे मतलब वो कमा भी नहीं सकते थे ऑरिफ्लेम के साथ। हाँ ये है कि आप इतनी वेल ऑफ हो जाए कि आप उनको जक़ात दे दें, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। तो हमें ये कैटेगरी, हमें ये चैनल क्या, ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं। मुझे भी थोड़ा थोड़ा मतलब नाम नहीं पता,
है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ लोगों के हाँ, ये पास है। कि हमें ऑरिफ्लेम की अर्निंग अपॉर्चुनिटी उनको देनी है जो बिल्कुल गरीब है। नहीं, ये बिल्कुल गरीब को नहीं देनी। अब आप लोग खुद ही, हम लोग सब सोच क्या गरीब थे, हम गरीब थोड़ी थे, हमारे तो क्या कमा रहे थे। अभी अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेनिंग के सिलसिले शुरू किए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हालांकि इन्वेस्टमेंट नहीं होती ओरिफ्लेम में, लेकिन मैंने जो ट्रेनिंग्स दी उनमें फोकस इस बात को रखा कि आप चूज करें उन 3-4 नियरेस्ट लोगों को कि जो कम से कम 18 से 20 हजार रुपए की परचेजिंग करें। इसलिए कि ये ओरिफ्लेम बिजनेस है, मजाक नहीं है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि बगैर पैसे के आप करना शुरू कर दें। हाँ, हम ये जो कहते हैं कि इसमें 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपनी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम कायम है। वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है और शॉपिंग एक अलग चीज है। इसमें आपने शॉपिंग करना होती है, नॉट इन्वेस्टमेंट। और एक चीज है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक बंदा वाकई इस सिचुएशन के अंदर है कि वो नहीं 18 से 20 हजार रुपए फौरी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता खर्च करना, कोई बात नहीं। अगर वो वाकई बंदेदा पुत्र है, आप उसको कैटलॉग दें और उससे कहें कि पूरे महीने में 18 से 20 हजार का ये ऑर्डर ले लो। अब अगर काम करने वाला अगर बंदा है तो वो 18 से 20 हजार रुपए की परचेसिंग को इतना बड़ी चीज थोड़ी है, मतलब इसकी सेलिंग ऑर्डर ले सकता है। और अगर एक शख्स ऑर्डर भी नहीं लेता और अगर वो 18 से 20 हजार रुपए भी खर्च नहीं करता तो उसे कहें अल्लाह हाफिज। बस। तो फिर ना फिर ऑप्शन आ गया कि लिंक ही शेयर करते, शेयर एंड अर्न से। अच्छा नहीं, जैसा देखिए, जो लिंक शेयर वाला मामला है ना, वो बेसिकली है ही उसी जगह पर। एक बंदा अगर काम करना ही नहीं चाह रहा तो उसने कुछ भी नहीं करना है। वही वाली बात हो गई ना कि वो एक काहिल आदमी को कहा जाता है कि आपके लिए ना एक बटन तैयार किया गया है जिससे सारे, एक बटन पे सारे काम हो जाएंगे। वो कहेगा ये बटन कौन दबाएगा। हाँ करे, कौन शेयर करे। अच्छा जॉइंट आप जैसे आप अभी बता रहे थे, देखिए, सबसे अहम बात यही होती है कि अभी, अच्छा शायमा, आपने एक बात कही ना, तो इस हवाले से खैर अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना अंदाज है हर बंदे का काम करने का ना। तो मैं आउट ऑफ सिटी भी जब जाता हूँ ना और प्रेजेंटेशन वगैरह हो रही होती है, मैं कभी हेजिटेट नहीं होता इस मामले में ना। मैं डंके की चोट पर कहीं बैठे हुए होते हैं उनको बता रहा होता हूँ कि देखें, मेरे पास मोटरसाइकिल क्या साइकिल भी नहीं है अपनी, और मैं रेंटल बेस पर रहता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं देखिए अभी आपकी सिटी में बैठा हूँ, आप मेरा जो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन झूठ बोलने का फायदा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह रात को हम सुकून से सोते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम में हमारी बहुत बड़ी बढ़त है। अभी बल्कि एक जगह प्रेजेंटेशन का मामला चल रहा था तो उसमें यही बात चली थी कि आप कैसे आएंगे। जैसे हमारे एक साथी हैं, हो सकता है अभी वो इसमें भी मौजूद हो, तो वो जब लेकर जाते हैं मुझे, तो वो स्पेशली रेंट अ कार लेते हैं और फिर लेकर जाते हैं। तो मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। ओ नहीं सर जी, देखे ना, इस चीज का बड़ा भरम पड़ता है। मैंने कहा ये फजूल भरम है, इस तरह कोई बंदा काम नहीं करेगा। आप जितना नॉर्मल हो ना, जैसे वो ट्रेनिंग के अंदर भी हमने कहा, आप जो हो ना वही दिखाओ उनको, उससे लोगों को। यहाँ पे एक बात है, असल में हम लोग हुए भी ऐसे थे ना जैसे हम लोग के मियाँ के पास गाड़ी है। हाँ, हमें ठीक नहीं लगता था। आप लोगों की बात अलग थी ना, लेकिन देखिए जिस तरह रमीशा थी, इनके पास गाड़ी नहीं थी तो ये पैदल भी 1.25 घंटे का सफर करके गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ऐसे किए। ऐसे ही आए थे, गाड़ियां इनके घर पे हैं जबकि, फिर भी ऐसे ही आए थे। तो हाँ, लोग अटैचमेंट करते हैं। और एक दफा ये अच्छा लग रहा एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं फिर इसको मुकम्मल करते हैं। एक हम लोग गए एक जगह पर प्रेजेंटेशन के लिए ना, तो एक जगह प्रेजेंटेशन दी, फिर दूसरी जगह प्रेजेंटेशन दी, फिर तीसरी जगह प्रेजेंटेशन दी। और उन दिनों जो है मामला ये चल रहा था कि वो सीएनजी वगैरह की स्ट्राइक चल रही थी या बंद थी, तो वो लोगों ने सिलेंडर लगाए हुए थे। तो मुझे आज तक याद है कि वो जो नहीं होती, इनको पता होगा, वो जो केएल वगैरह चलती है छोटी सी, वो जिसमें से ना वो 50-50 के अंदर भी दिखाते थे कि बंदा सही जा रहा है और जब बाहर निकल रहा है खूब निकली हुई है उसकी, और जिसकी कुप थी उसका कुप सही हो गया, तो मेरा कुप सही हो गया मेरा। वो वाली गाड़ी पता नहीं क्या कहलाती है, लेकिन बहरहाल वो बिल्कुल मस्ता कहलाती है, वेगन येलो वाली कहलाती है, जो है। येलो वाली। केल अच्छा खैर, केक क्या होता है, उसका नाम तरह क्या है? गाड़ी का रूट नाम है, लेकिन उसको केल केल पिछली वाली सीट में मिली थी और सिलेंडर के ऊपर जो सीट थी तो हम बैठे हुए और घुटना ऐसे रखे हुए थे क्योंकि सीधा रखने की जगह ही नहीं थी। तो मुझे उस दिन जो है ना, वो हमारे जो साथी थे
उनके ये अल्फाज थे। फिर वहां से कर हमने वहां भी प्रेजेंटेशन की। ये तीसरा शहर था जो हमने एक ही दिन में किया। और उसके बाद जब हम वापस अपने जगह पर पहुंचे जो उनका शहर था, तो उस वक्त भी जिस होटल में मेरा स्टे था, तो वहां पर कम से कम 7-8 लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, जो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। अब मेरे जो साथी थे ना, उन्होंने बल्कि चले उनका नाम ले लेता हूँ, मुनव्वर साहब, जिनका कल सेशन भी हुआ। वो कहने लगे, वो सर जी बड़ी भूख लगी है, पहले खाना खाना है। मैंने कहा यार मुनव्वर भाई, आपको खाना है आप खाना खाओ, ये मेरा एक तरीक़ेकार है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी मेरी वजह से कोई इंतजार करे। ठीक है, मजबूरी जो भी हुई कि हम लेट हुए ट्रैफिक की वजह से, जो कुछ भी, लेकिन बहरहाल वो लोग आए हुए, हमने उनको प्रेजेंटेशन देनी है। मैंने उनको प्रेजेंटेशन देना शुरू की, उनके सवाल जवाब शुरू किए। वो नेटवर्कर लोग थे, तो वो नेटवर्कर अपने आप को अन्य खान समझ रहे होते हैं। ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, जब तक वो मुतमईन होकर खड़े नहीं हो गए कि अच्छा ठीक है जी, मतलब अब बस करते हैं, इंशाल्लाह बाद में आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक मैं उनके साथ लगा रहा। तो तकरीबन रात को मैं 2:45 बज गए थे। अब उसके बाद जब हमने खाना खाया है, तो उस वक्त उनके अल्फाज थे मुनव्वर भाई के, ओ सर जी आज पता चलिया तुसी नंबर 1 लीडर किस तरह हो। तो कहने का मतलब है कि जाहिर है ये हमारे जितने भी साथी इस वक्त सुन रहे हैं हमें, तो उनको भी ये चिट चैट सेशन का मकसद भी हमारा ये है कि उनको भी ये अंदर की बातें पता चले। वरना नॉर्मली ये बातें ट्रेनिंग में अगर में तो नहीं बताई जा सकती ना। तो इस तरह की बातों से लोगों को पता चल जाता है कि नहीं यार, जो फेस हम चीजें कर रहे हैं, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, वही हमारे लीडर भी फेस करते आए। बल्कि इस वक्त तो काम करना बड़ा आसान है, आसान। अब तो कोई चीज फेस ही नहीं करना पड़ती। यहाँ पे कई लीडर ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन काम ही नहीं किया, जिन्होंने एग्जैक्टली। रिक्शा, टैक्सी या जिनकी उबर करीम से सफर भी नहीं किया, और वो लीडर्स बन चुके हैं। 21 ये डायरेक्टर हैं, टीम में भी हैं। हाँ, और यही वजह है कि वो फिर शायद उन चीजों को नहीं समझ पा रहे होते हैं। वो हमारी स्ट्रगल को समझ रहे हैं कि हमसे शायद नहीं होगा, या हमने कर लिया था, तो उनको ये हम बता सकते हैं कि अब रोड मैप और क्लियर है, ट्रेनिंग घर बैठे मिलती है। बेहतरीन हो। पहले मैं इसलिए भी शूज लेके जाती थी कि मैं बस से ट्रेनिंग लेने जाती थी, कोचेस जो चलती थी उससे मैं क्लिफ्टन जाती थी, और क्लिफ्टन जाने के बाद मैं अपने शूज चेंज करके ट्रेनिंग अटेंड करके फिर शूज चेंज करके उस कोच से और उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, नहीं ट्रेनिंग लाजमी नहीं। लाजमी नहीं है। अगर आपने ट्रेनर बनना है, लीडर बनना है, अच्छे हैं तो ट्रेनिंग का और कोई सोर्स भी नहीं था ना, सोर्स है। सोर्स ही नहीं था, इसके अलावा कहाँ से आप और फिर ट्रेनिंग हम लेते सीखते थे तो काम सही नहीं होता था। और ये दिमाग में था ना कि सीखेंगे तो हम कर सकते हैं। अच्छा, और उससे और ये हकीकत भी कॉन्फिडेंस भी उसी से नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खास बात कह लें, क्वालिटी कह लें, या कंपलसरी चीज जो है वो ये है कि जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना ही आप ज्यादा अर्न करोगे। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें लतीफे वाली बात ये है कि आप कई लोग मिलते हैं, जैसे हम जैसा आप तो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर आपकी अर्निंग 40-50 हजार तक पहुंच जाती है। तो देखिए हमें तो 6 महीने हो गए। ये बहुत बड़ी एक मतलब या मिसकॉन्सेप्शन ये भी कि हमने बहुत ट्रेनिंग्स ली हैं सर, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेते हैं हम तो हर चीज, असल हर में क्लास में एक्टिव इसमें होते हैं। दो चीजें आती हैं। एक चीज तो ये है कि ये शायद हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग्स होती है ना, इनको गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उनकी उसकी तरह की कोई चीज समझ रहे होते हैं कि हमने जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये हमने ऑनलाइन बटन दबाया, अब बच्चों के पोतड़े धुलाओ या खाना पकाओ, बस मीटिंग के अंदर हम शामिल हैं। ये जी मीटिंग हो गई, और हमने सर जी सारी मीटिंगें की हुई हैं। दूसरी चीज इसके अंदर एक और आती है, लोगों के जहन में तस्वुर ये होता है। अब किसी से भी पूछा, अच्छा जी आपको कितना अरसा हो गया, देखिए जी हमने 1 साल हो गया है, अभी तक हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तक हमारी तो कोई अर्निंग नहीं हुई उसकी। अच्छा, उनसे अब ये पूछें आप कि ये बताएं कि आपने एजुकेशन कितनी हासिल की। लाइक वो कहती है कि जी ग्रेजुएट। अच्छा जी, उसके बाद जॉब करते हुए कितना अरसा हुआ। वो जॉब करने का अरसा आपको जो गिनवाएंगे, हमेशा कोई चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो कोई भी हो, वो अपनी जॉब का हिस्सा उस वक्त से गिनवाएंगे जिस तारीख को उन्होंने प्रैक्टिकली वर्क शुरू किया। उससे पहले जो तालीम का हिस्सा था, 12 साल 14 साल या 16 साल, वो कभी कोई नहीं गिनवाएगा। वो यही कहेंगे कि जी हमने 2 साल हुए हैं अभी माशाल्लाह, और देखें 2 साल में हमारी सैलरी ये चली गई। लेकिन जब ओरिफ्लेम की तरफ बात आती है, तो ओरिफ्लेम में जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन से वो गिनवाना शुरू कर दिया कि जी हमें इतने साल हो चुके हैं। तो भाई अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही, इसका मतलब है कि अभी आप लर्निंग फेज,
अभी आपका पूरा नहीं हुआ, लर्निंग फेज पे हो। जैसे क्लासेस में भी होता है, जैसे आप फेल हो जाते हैं तो आपको वो क्लास दोबारा पढ़नी पड़ती है। पढ़नी पड़ती है। अब आपने इंटर के लिए कोशिश करते रहे 1 साल 2 साल 3 साल, अब आप अगर 5 साल बाद जाके क्लियर कर रहे हैं, किया तो आपने इंटर ही है ना, लेकिन लगाया आपने 5 साल है, होता वो ऐसे 2 साल में। तो सेम मिसाल यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे टेस्ट नहीं होता। लास्ट वो वाली बात जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात की थी ना, उसमें मैं एक एग्जांपल अपने भी मेंबर्स को देती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं देखिए हम इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं कर सकते, उनके माइंड में यही चीज होती है कि हम अभी 5-10 हजार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने फ्रिज कितने का लिया था घर में, तो ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है या आपकी नीड थी? आपने क्यों लिया? आप मत लेते, आपके 1 लाख रुपए बच जाते। तो वो कहती नहीं वो तो जाहिर है नीड थी, उसे लेना था। मैंने कहा फिर कितने लोगों को रेकमेंड किया? कह रही हाँ अक्सर लोगों को अच्छा लगता है, हम यही बताते हैं कि डॉलन्स लें या वेव्स लें, जो भी आपके फ्रिज हैं। तो मैं कहती हूँ फिर आप उससे कितना कमाते हैं, चले क्योंकि आपने पैसे लगाए तो भाई मुझे भी तो बताएं आपने पैसे लगाए कितना अर्न किया। तो फिर वो कहते नहीं इसमें तो हमने कुछ नहीं कमाया। तो मैं यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। में खा ले बहुत कुछ ही तो बताती है औरतें। मैंने बहुत महंगा फ्रिज लिया है लिया है या 2 डोर का लेते 2-2 लाख का, आप और खुद बताते हैं। बिजली का बिल उठा देते हैं। कोई पूछे ना तब खुद बताते हैं, देखो मैंने नया फ्रिज लिया, अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल। और फिर आप एक लिपस्टिक यहाँ से लेंगे या आप एक सोप ले रहे हैं या आप अपनी टॉयलेटरीज 10 हजार की खरीद रहे हैं, आप उससे इमेजिन करें जितने लोगों को खुश होके बताएंगे उनमें से एक भी खरीदता है, रिटर्न बैक आपको मिलना ही मिलना है। टर्न बैक हो रहा है। तो ये फ्रिज की एग्जांपल से ना उनको ये जरूर समझ आता है कि यार हम चीजें खरीद रहे हैं घर में, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ से चलो मिल खावातीन को एग्जाम्पल जरूर ये इन्होंने अलार्म के तौर पर रखा था, जब टाइम मुकम्मल हो जाए तो तुम फौरन आ जाना, इसका मतलब होगा प्रोग्राम खत्म। अब चूंकि हमारे सेशन का वक्त मुकम्मल हो गया, बल्कि 10 मिनट हम ऊपर चले गए, इसकी माजरत भी, लेकिन यकीनन जो हमारी बातें चल रही थी उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को भी, अंडरस्टैंड करने को भी मिली होंगी, और सबसे बढ़कर आपको अंदाजा हुआ होगा कि आजकल आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं है कि जो हमारे पुराने जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने इन चीजों को फेस किया। तो इंशाअल्लाह ताला कल हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो इंशाअल्लाह ताला रात को 10 बजे होगा, जिसमें आपको ओरिफ्लेम की वेबसाइट इस्तेमाल करना, इसमें ऑर्डर करना, इसमें किसी को ज्वाइन कराने करना और रिपोर्ट्स वगैरह देखना, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कराई जाएंगी। बहुत अहम टॉपिक है, उसको आपने लाजमी 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 जो है उसमें शामिल होना है। इस दुआ के बाद, इस दुआ के साथ इस सेशन को आज के खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए और हम सबको भी आसानियां फराहम करने वाला बना दे। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।